हिंदी में भी वही हुआ कि सेकंड सब्जेक्ट ने अपना डोमिनेंस दिखाया और वही डोमिनेंस इंग्लिश में भी काम करता है। पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मनी, हेयर। अच्छा, यानी जो संख्या है, जो नंबर है एक्सीडेंट्स का, वो बढ़ गया है और उनको हम ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन कर रहे हैं। यानी दो ऑप्शन है मेरे पास, ए या बी। या तो ए सही है, बी गलत है, या तो ए गलत है, बी सही है। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म हाई प्रोफाइल, जहां आपको ना केवल मिलता है एकेडमिक कंटेंट बट आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पेरेंटल गाइडेंस और आपके डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो है ये हाई प्रोफाइल। आई एम योर इंग्लिश मेंटर तृप्ति अरोरा and today we are going to start with a very new and fresh chapter from our English grammar series, that is subject verb concord, जिसको हम subject verb agreement के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को बच्चों आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, कॉन्कोर्ड का मतलब होता है डील होना, ठीक है। और डील किसके बीच में हो रही है बच्चों? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हो रही है। तो यहीं से ये टॉपिक बन के आया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और उनके बीच की एक डील। तो चलिए, आपके और मेरे बीच की डील कि हम इस चैप्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से कर लेंगे कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस हमारे लिए सेकंड्स में हो जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, उसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड जो बोल रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से है आपके सिलेबस में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब को भी तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, राइट। तो एक्शन कौन परफॉर्म कर सकता है? आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, कोई एनिमल कर सकता है, कोई बर्ड कर सकता है, इवन प्लांट भी कर सकता है, राइट। तो एनीबडी हु इज एक्चुअली डूइंग द एक्शन, हु इज एक्चुअली सीन परफॉर्मिंग एनी एक्शन कैन बी सेड एज अ सब्जेक्ट। तो हम बोल रहे हैं द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज, यानी कुछ वर्ड जो नाउन के साथ जुड़ जाएंगे और नाउन फ्रेज बनाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, पहले ये अपने माइंड में क्लियर रखना है। या तो कोई नाउन होगा सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ कैट, तो इट कैन परफॉर्म एनी एक्शन। वो जंप कर सकती है, सो सकती है, मिल्क ड्रिंक कर सकती है, ठीक है। इट कैन बी सीन परफॉर्मिंग एन एक्शन। इफ आई से आई और इफ आई से यू, these are pronouns. लेकिन if I say noun phrase, now what is a noun phrase? Now few words joining with a noun are known as noun phrase. For example, if I say one of the boys, so I know boys is a noun and I have included a few more words with boys, तो ये बन जाता है बच्चों हमारा नाउन फ्रेज। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये सभी कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें सब्जेक्ट बोल रहे हैं। अब जो इवेंट या एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, यानी एक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है उसको हम वर्ब बोल देंगे। और कॉन्कोर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट या फिर एक डील, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से डील करके आते हैं। तो सब्जेक्ट कहते हैं भाई अगर मैं अकेला आऊँगा तो तू भी अकेला आई हो, तो वर्ब कहता है ठीक है। सब्जेक्ट बोलता है कि नहीं मैं तो मेरे सारे दोस्तों को लेकर आऊँगा, तो फिर वर्ब बोलता है ठीक है मैं भी फिर प्लूरल में ही आऊँगा, मैं भी बहुत सारे जनों को लेकर आऊँगा। तो इतनी छोटी सी इनके बीच में ये डील है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल में आएगा तो वर्ब भी प्लूरल में ही आएगा। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट ऑफ द डील एक्सप्लेन हियर इज। सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें कंफ्यूज करेगी वो यही रहेगी कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ड मॉडिफाई होगा जो हमारा वर्ब होगा। यस, वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, सब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, वर्ब को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला टॉपिक जो है वो हमें सजेस्ट करता है कि हमारा वर्ब जो है इट शुड अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड इन पर्सन। इन नंबर से मतलब है बच्चों यहाँ पर सिंगुलर
और प्लूरल। ठीक है, सब्जेक्ट से मतलब है सिंगुलर या प्लूरल, और पर्सन से मतलब है यहाँ पर ईदर इट्स फर्स्ट पर्सन, इट्स सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी हम यहाँ पर कौन से प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन के, कौन से प्रोनाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, कौन से को हम प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, वॉस का यूज़ कभी नहीं करते, लेकिन ही, शी और इट के साथ हम वॉस का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ अग्री करेगा, लेकिन नंबर में भी करेगा और पर्सन के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई होगा। सो दिस इज़ व्हाट बेसिक टर्म ऑफ सिंपल वर्ब अग्रीमेंट इज़। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज। नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपको मैंने बताया हमें डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, डिफ़िकल्टी पहचानने में आती है नाउन को, कि भाई नाउन हमारे पास है वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इजी, मतलब इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं होता है। और नाउन कभी भी नाउन के फॉर्म में नहीं आता है, क्योंकि नाउन के फॉर्म में अगर अ कैट या कैट्स लगा हुआ आया तो किसको समझ में नहीं आएगा भाई। तो हमारे पास डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी जब नाउन फ्रेज आएगा, क्योंकि कौन से वर्ड को हमें कंसिडर करके अपने वर्ब को मॉडिफाई करना है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है या कन्फ्यूजिंग हो जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं रूल्स के लिए, जो हमें ये समझने के लिए ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। उससे पहले मैं आपको वापस से एक बार वर्ब के फॉर्म्स याद दिला दूंगी जो हमें इसमें काम आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है संतना इज़ अ सिंगर, क्योंकि वो सिंगुलर नेम है इसीलिए इज़ लगाया है। द गर्ल्स आर वेटिंग, क्योंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल है इसीलिए आर लगाया है। वी वर, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ वर लगाया है। माइकल जैक्सन सॉन्ग्स, अब माइकल जैक्सन की बात कर रहे होते तो सिंगुलर लगाते, लेकिन उनके गानों की बात कर रहे हैं इसीलिए प्लूरल लगाया है। और आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं इसीलिए वॉज लगाया है। अब बस एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, हमें याद क्या रखना है कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में डील कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमें प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म देती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमें प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म देती है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करेंगे कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अ बेसिक एग्जाम्पल, दीज वर सम बेसिक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर प्लूरल था तो हमने प्लूरल का यूज़ करा, यहाँ पर सिंगुलर नेम था तो हमने सिंगुलर का यूज़ करा। तो या तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या तो हम फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ These are some common errors that are mostly seen in subject verb agreement. अगर हम इन errors का ध्यान रखते हैं तो हम अपने questions को easily identify कर पाते हैं बच्चों एग्जाम में, और उसके correction supply बहुत आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि आजकल जो questions आते हैं ना वो भी आजकल options आते हैं, objectives में आते हैं कि क्या error हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपको rules याद रहेंगे बेसिकली subject verb के, तो आपको वैसे भी errors easily दिख जाएंगे, बहुत ज़्यादा identify करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट रूल बोल रहा है अ सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब। अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, यानी कि V5 फॉर्म लगाऊंगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, दैट इज V1 फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, आई एम इन अ लाइब्रेरी, तो आई के साथ एम लगाया क्योंकि ये फिक्स वर्ब है उसके साथ। हैरी के साथ इज लगाया, जस्टिस क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसी के साथ अनकाउंटेबल भी है तो इसीलिए हमने उसके साथ इज लगाया। अब चेयर्स प्लूरल है, आर लगाया, दे प्लूरल है तो आर लगाया। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउ
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अब ये रूल जो है इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। रूल 2 ये बोल रहा है कि आप बॉट फॉर्मूला याद रखो। जो बॉट रूल होता है वो बोलता है किसी भी वर्ड के पीछे अगर बॉडी, वन या थिंग लगा है, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, तो ऐसे वर्ड जिनके पीछे बॉडी, वन और थिंग लगा हो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना। इनडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ हमेशा बच्चों क्या रहता है, सिंगुलर ही वर्ब रहता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे सेट करे हैं, आपको हर एक एग्जाम्पल के बाद उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पर ही सारे सॉल्यूशंस बता दूंगी। एवरीवन डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब एवरीवन तो है यानी कि सभी एक्साइटेड है, बट क्योंकि इनडेफिनेट है ना कि कितने हैं हमें नहीं पता, अब एवरीवन में वन ही हो तो फिर, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज लिखते हैं। समवन हैज़ बिना देखे, एवरीबडी, वांट और वांट्स ये है वी फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फिफ्थ फॉर्म, तो सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि एवरीबडी आया है, तो एवरीबडी वांट्स। नोबडी डैश द आंसर, नो या नोज, नोबडी नोज द आंसर। अब मैं चाहूंगी कि ये चारों आप खुद से निकालें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आंसर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और इनमें से सिंगुलर आपने निकालना है। उसके बाद नाउ द थर्ड रूल सेज two singular subjects joined by and denoting separate subject always take plural verb. Now please see one thing here, singular subjects है, ठीक है, यानी कि मिस्टर और मिसेस शर्मा की अगर हम बात करें तो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। मिस्टर शर्मा इज डिफरेंट एंड मिसेस शर्मा इज डिफरेंट, तो 2 पर्सन की हम बात कर रहे हैं, और जब हम 2 पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा आर यानी कि प्लूरल वर्ब फिल करेंगे। अभी मेरे पास इज और आर का ऑप्शन था तो मैंने आर फिल करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, 2 सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोनों सेपरेट एंटिटीज की, यानी सेपरेटली हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर 2 सेपरेट मेटल्स, ओके, दीज आर प्रेशियस मेटल्स, तो बी की फॉर्म हमें भरनी है। बी की फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी टेंसेस में पढ़ाया था बच्चों कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स, लेकिन हम फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो वापस से हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अलग अलग मेटल्स हैं। ब्रेड एंड वाटर, अब यूजुअली क्या होता है ना, ब्रेड एंड वाटर देखते ही बच्चा ये समझ लेता है कि हाँ ये तो एक ही है, क्योंकि पढ़ाया ऐसे ही जाता है, ब्रेड एंड बटर इज वन मील, ओके। ऐसा नहीं होता कि हम पहले ब्रेड खा लेते फिर 1 घंटे बाद हम बटर भी खा लेते हैं और फिर वो तो पेट में जाके मिक्स हो रही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। अब आपने ये पढ़ना होता है कि सेंटेंस में बोला क्या है, ब्रेड एंड बटर डैश मेड ऑफ व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। भाई ब्रेड जो है वो व्हीट से बनता है, बटर जो है वो मिल्क से बनता है रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों अलग अलग बन रहे हैं, साथ में थोड़ी बन रहे हैं, मील की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो हम यहाँ अलग अलग जब चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं, अलग अलग ही रख रहे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशंस भी डिफरेंट है, तो हम उसको एक मील में कंबाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर आर लिखेंगे। अब एक और चीज़ समझिए, अगर मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया होता bread and butter dash my favorite breakfast, कि ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो हम क्या फिल करते हैं यहाँ पे। अब क्योंकि ब्रेड और बटर एक साथ खाए जाने वाली चीज़ है तो यहाँ पर हम उसे मील में मानेंगे, और जब हमने उसको एक मील मान लिया है तो उस पल में फिर हम उसको इज से डिनोट करेंगे। जो वर्ब है वो मॉडिफाई होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज द आइडिया इज सेम, हियर द आइडिया इज ऑफ प्लूरल, ठीक है। तो जब हम अलग अलग आइडेंटिटीज़ को लेते हैं, सेपरेट सब्जेक्ट्स को लेते हैं और एक बनाते हैं, लेकिन आइडिया दोनों का अलग होता है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को
एक ही आइडिया के अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम हमेशा उसको सिंगुलर वर्ब से लिखते हैं। जैसे राइस एंड करी डैश स्टेपल फूड ऑफ केरला। राइस और करी जो है वो केरला का स्टेपल फूड है, तो वो एक साथ ही खाया जाता है, तो हम उसके साथ इज लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लोग पहले राइस खा लेते हैं बाद में करी पी लेते हैं, तो वो एक साथ ही कंज्यूम किया जा रहा है। तो हमें ये समझना है कि आइडिया सिंगुलर है या प्लूरल है। आइडिया सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और आइडिया प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देन रॉन एंड हैरी डैश बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि दो अलग लोग हैं तो आर आ गया है यहाँ पर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। देखो ज़्यादातर जो अपन सेइंग्स लेते हैं ना, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो आइडिया को देखना होता है वापस से। टाइम का मतलब है समय और टाइड का मतलब है मुसीबत, प्रॉब्लम। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वापस से अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस हैं। इसीलिए यहाँ पर डैश फॉर नो मैन, वेट का हमारे पास यहाँ पर वर्ब है तो हम वेट ही लगाएंगे, वेट्स नहीं लगाएंगे। द एक्टर एंड द डायरेक्टर डैश वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। देखिए अब ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा डिटर्मिनर में, आर्टिकल जो हमने पढ़ा था द, उसका। तो द यहाँ पर एक बार आएगा और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही द रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स के आगे द लिखा हुआ है तो ये दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, ये अपने अपने सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो द एक्टर कोई और है और द डायरेक्टर कोई और है, यानी कि मुझसे मिलने दो जने आए हैं, जो एक्टर है वो भी और जो डायरेक्टर है वो भी डैश वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, आपके लिए बाहर वेट कर रहे हैं। अब यही मान लीजिए अगर मेरे पास यहां पर लिखा आता द एक्टर एंड डायरेक्टर डैश एंड द रिमेनिंग सेंटेंस शैल बी द सेम। तो यहां पर एक ही बार क्योंकि द आया है, यहां पर द एक ही बार यूज हुआ है, यानी यही द एक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यही द डायरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर कितना ज़रूरी है हमारे लिए डिटर्मिनर वाला ये जो द है इसको पढ़ना, कि इस द की वजह से हमें ये पता चल गया कि जहाँ पर भी ये द आ जाए ये एक अलग पर्सन की बात करने लगेगा। अगर ये दो बार आ रहा है तो ये दो अलग लोगों के बारे में बात करने लगेगा, यानी कि अगर यहाँ पर द नहीं है तो यही द डायरेक्टर की भी बात कर रहा है। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों सेम पर्सन ही है, जो एक्टर है वही डायरेक्टर है, और यहाँ पर जो एक्टर है उससे अलग कोई डायरेक्टर है और वो दोनों जने मिलने आए हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? आर रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करती तो मेरा आंसर क्या हो जाता? यहाँ पर आंसर मेरा यहाँ पर इज हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेम, जो एक्टर है वही डायरेक्टर है। और ये बात समझने में हमारी मदद किसने करी बच्चों? द ने करी, क्योंकि द ये बताता है कि वो जिसके भी आगे लगा है वो एक अलग एंटिटी की बात कर रहा है। अगर वो यहाँ लग जाता तो ये एक अलग आइडेंटिटी बन जाते। ठीक है, नाउ दिस वॉज द बेसिक कंफ्यूजिंग थ्योरी जो इस पर्टिकुलर रूल में हमें परेशान कर दिए। और इसी का एक और मतलब रूल है एंड से रिलेटेड ही, बट वो सारे सिंगुलर के हैं। देखिए कैसे होता है ये। नाउ दीज आर द आंसर्स जो हमने अभी करे हैं उनके। और ये है हमारा फोर्थ रूल कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड डिनोटिंग अ सिंगल आइडिया और अ सब्जेक्ट। अब देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था? प्लूरल आइडिया है, अलग अलग सेपरेट आइडियाज है, सेपरेट एंटिटीज है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम आइडिया के बारे में बता रहे हैं, सेम चीज के बारे में बता रहे हैं। देखो कैसे बता रहे हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्योंकि स्लो का मतलब भी धीरे धीरे एंड स्टेडी ऑल्सो मीन्स धीरे धीरे। सो स्लो एंड स्टेडी वन एंड द सेम थिंग। तो उसी को अगर हम रिपीट करके बोल रहे हैं तो हमें वापस से उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँगी स्लो एंड स्टेडी तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा विंस द रेस। अगर मैं बोलूँगी राइस एंड करी, देखिए यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया। राइस और करी, ऐसा नहीं है कि पहले राइस खा लिया जाता है उसके बाद करी कंज्यूम की जाती है, नहीं, उसको हम एक मिक्सचर की तरह ही कंज्यूम करते हैं, राइट। सो इट्स अ स्टेबल फूड ऑफ केरला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज, क्योंकि दोनों का आइडिया एक ही है, ये दोनों मिलकर एक ही मील बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राइस एंड फॉल डैश अ पार्ट ऑफ लाइफ।
इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उतरना चढ़ना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, उतराव चढ़ाव जिसको हम बोलते हैं। हैमर एंड सिकल डैश कारपेंटर्स बेस्ट फ्रेंड, हैमर और सिकल जो हथौड़ा होता है तो उसका दूसरा जो पार्ट होता है दैट सिकल एंड द फर्स्ट पार्ट दैट हथौड़ा इज अ हैमर। तो वो दोनों क्योंकि कारपेंटर एक ही साथ यूज करता है तो कारपेंटर का जो बेस्ट फ्रेंड है वो हैमर सिकल, एक ही रॉड में मिल रहा है ना उसको, इसीलिए यहाँ पर हम इज का यूज करते हैं, अलग अलग थोड़ी ना लेकर चलना पड़ रहा है उसको, ठीक है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे समझाया था वहां पर लिखा था द एक्टर एंड द डायरेक्टर डैश वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। सो सेम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू हियर कि अगर मैं यहाँ पे द से सिर्फ एक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती और यहाँ पे भी एक और द लगा देती तो ये दो सेपरेट आइडेंटिटीज की बात कर रहा होता, बट अभी क्योंकि ऐसा नहीं है और यहाँ पर जो द है हमारा वो एक ही जने के आगे लिखा है यानी एक्टर के आगे लिखा है, तो यहाँ पर द का जो सिग्निफिकेंस है आपको वो समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पर द की जगह माय भी होता, कोई और डिटर्मिनर भी होता ना, माय एक्टर एंड डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल, माई एक्टर एंड डायरेक्टर डैश वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, तो यहाँ पर इस डिटर्मिनर का इतना खतरनाक रोल है कि ये जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसको भी अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है। और जब इसने दोनों सब्जेक्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया यानी कि वो दोनों खूबियां एक ही इंसान के अंदर है, तो जब इंसान एक है तो वर्ब भी एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास वर्ब आएगा इज। और अगर हम बात कर रहे हैं माई फ्रेंड मेंटोर एंड एडवाइजर, देखो हमने तीन बात कही है, फ्रेंड मेंटोर एडवाइजर, लेकिन एक ही बार डिटर्मिनर लगाया है, तो एक ही डिटर्मिनर इतना पावरफुल है कि वो तीनों चीज़ों को, तीनों सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई कर सकता है। तो वापस से मैं यहाँ पर सब्जेक्ट इज लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि एक ही डिटर्मिनर है और वो एक ही डिटर्मिनर तीनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि वही जना मेरा फ्रेंड भी है, वही जना मेरा गाइड भी यानी मेंटोर भी है और वही जना मेरा एडवाइजर भी है। तो तीनों गुण एक ही जने में है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना माई मदर इज माई गाइड, माई फ्रेंड एंड माई मेंटोर, तो एक ही जना है और उसी के अंदर वो तीनों गुण हैं। तो जब पर्सन एक है तो उसके लिए वर्ब भी एक ही लगेगी। तो these two are बेसिकली वेरी कन्फ्यूजिंग लाइक रूल्स जो बच्चे बोलते हैं या ऐसा उनको लगता है कि मैम ये वाला समझ नहीं आता। तो अगर डिटर्मिनर एक है तो आपने वर्ब सिंगुलर लगानी है, अगर डिटर्मिनर्स प्लूरल में है मतलब बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं तो आपने वर्ब प्लूरल लगा देनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ यू विल बी सीइंग द आंसर्स टू दीज। सो दीज आर द आंसर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल दैट सेज वर्ड्स जॉइंड बाय, विद, along with, as well as, together with, besides, in addition to, accompanied by, always takes the verb according to the first subject। इतना बड़ा चौड़े में मैम ने सिर्फ इतनी सी बात लिखी है बच्चों कि आपके पास जब भी दो से ज़्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो और उनके बीच में एंड नहीं हो, एंड की जगह पर क्या हो, विद, along with, as well as, together with, besides, in addition to, accompanied by, ये सब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है पहला सब्जेक्ट कैप्टन और दूसरा सब्जेक्ट है टीममेट्स। दूसरे में पहला सब्जेक्ट है पीटर और दूसरा है जिमी। तीसरे में पहला सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स और दूसरा है देयर टीचर। फोर्थ वाले में द प्रेसिडेंट, पहला हमारे पास सब्जेक्ट है और दूसरा है हिज गार्ड्स। तो अगर हमने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो हमें ज़्यादा कोशिश करनी नहीं है उसके बाद। और अगर मैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट को छोड़ भी दूँ ना तो मुझे अगर ये रूल याद है, विद, along with, as well as, together with, besides, in addition to, accompanied by, but, इनके साथ but, rather than, अगर इन वर्ड्स को भी मैं इंक्लूड कर लूँ ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पर लिखा है द कैप्टन, तो द कैप्टन के लिए
द कैप्टन टीममेट्स को छोड़ भी दे, तो मुझे पता है कि विद लगा हुआ आया है यानी फर्स्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वॉज लगा सकती हूँ। अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो एंड का हिंदी में मतलब होता है और, यानी दो सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देके जोड़ना। एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, इनका मतलब होता है कि पर्सन सब्जेक्ट ए है और इनके साथ साथ कोई दूसरा है। समझ रहे हैं आप बात? तो हम जो वेटेज है, जो एम्फेसिस है, वो सब्जेक्ट 1 पे देते हैं कि काम ये कर रहा है, इसके साथ साथ कोई और भी कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है अच्छे से, तो फिर हम अपना वर्ब आसानी से फिल कर पाते हैं। देखिए पीटर एज वेल एज जिमी, तो जैसे कि एज वेल एज लिखा है तो पीटर तो है ही सही, उसके साथ साथ जिमी कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो जिमी हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना पीटर है, इसीलिए हम वर्ब अकॉर्डिंग टू पीटर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है लाइक्स, क्योंकि पीटर सिंगुलर है। अब यहाँ पर देखिए कैप्टन सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर आई, पीटर सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर आई। जैसे ही स्टूडेंट्स आएगा, यानी स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर, बच्चे अपने टीचर के साथ, अच्छा टीचर्स नहीं है, टीचर है, तो बच्चे अपने टीचर के साथ डैश प्रिपेयरिंग द साइंस प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। हिंदी करके देख लो, जैसे ही हिंदी में बोलोगे कर रहे हैं, आपके पास अपना आंसर खुद ही आ जाएगा कि यहाँ पर हमारी वर्ब होगी प्लूरल। द प्रेसिडेंट अकम्पनीड बाय हिज गार्ड्स, अब गार्ड्स हमारे पास यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, प्रेसिडेंट, क्योंकि वही हमारे लिए अभी सिग्निफिकेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो द प्रेसिडेंट अकम्पनीड बाय हिज गार्ड्स, प्रेसिडेंट जो है अपने गार्ड के साथ मूविंग टूवर्ड्स द पोडियम की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इज। ठीक है, तो आपने जैसे ही फर्स्ट सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा, आपने अपना वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर नहीं भी आए ना तो आप सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, आपका आंसर खुद ही आपके हाथ में आ जाएगा बच्चों। उसके बाद ये कुछ ये आंसर्स हैं जो हमने अभी अभी निकाले, और उसके बाद हम रूल 6 पर आते हैं कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उनको हम ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो दोनों में से एक की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अब इसमें बस एक चीज़ आप ये समझिएगा बच्चों, जेरी और जेम्स, यानी दोनों में से एक ही पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा वॉज। नीदर अरुण नॉर अंकित, यानी दोनों में से कोई नहीं, ना तो अरुण ना अंकित, तो हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए, 0, इसीलिए हमने वर्ब क्या लिखी, इज। अब यही नॉट ओनली हिज कोच बट ऑल्सो ही डैश वर्कड हार्ड टू अचीव इट। अब इस केस में नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में वहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों ने ही बेहतरीन करा है, बट ना केवल इसने, बट इसने भी। तो इसने भी का मतलब है सेकंड वाला जो हमारा सेंटेंस हो गया ना, बट ऑल्सो ही, ये हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बात हम इसी की कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ तक का सब्जेक्ट तो अपन इग्नोर ही कर दे, अपन सिर्फ सब्जेक्ट इसकी बात करें। ठीक है, हैज वर्कड हार्ड टू अचीव इट। ईदर हैरी और हिज कजिन डैश मेड दिस असाइनमेंट, या तो हैरी ने करा है या कजिन ने करा है, दोनों में से करा एक ने ही है, तो सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, क्योंकि एक्शन तो एक ने ही परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। तो ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर ये दोनों सिंगुलर, ये भी ध्यान रखना कि अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अब इसी का एक्सेप्शन देख लो, रूल 7 में बनता है, अगर ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में से एक सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन दूसरा प्लूरल है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जेरी और जेम्स भले ही एक इंसान का नाम है, एस लगा हुआ है, तो ये नहीं कि बहुत सारे हैं, ठीक है, एक ही इंसान का नाम है जेम्स। तो जेरी और जेम्स दोनों सिंगुलर थे, यहाँ पर अंकित अरुण सिंगुलर था, कोच एंड ही, यानी कि कैप्टन और कोच होगा, दोनों सिंगुलर है, लेकिन इनमें से एक सिंगुलर और एक प्लूरल है, देखो पहले में ही दिख रहा है, ही और यू।
तो इस केस में क्या होता है, हमारी वर्ब मॉडिफाई होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं सेकंड सब्जेक्ट डोमिनेंस रूल। देखिए यहाँ पर, यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो डोमिनेट होता है और वो डोमिनेंस दिखाता है फर्स्ट सब्जेक्ट पे, और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती है। ईदर ही और यू डैश टेलिंग अ लाई, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तो वो या तो तुम झूठ बोल रहे हो। हिंदी में क्या आ गया, बोल रहा है तो नहीं आया, या तो वो या तो तुम झूठ बोल रहे हो। हिंदी में भी वही हुआ कि सेकंड सब्जेक्ट ने अपना डोमिनेंस दिखाया और वही डोमिनेंस इंग्लिश में भी काम करता है, इसीलिए यू के साथ लगता है आर, तो हमने यहां लगा दिया आर। नीदर शी नॉर दे डैश गोइंग आउट, ठीक है, ना तो ये ना तो वो बाहर जा रहे हैं, तो कोई गर्ल है, ठीक है, ना मेरी बहन ना वो बाहर जा रहे हैं, तो वो तो कोई भी हो सकता है। मैंने मेरी बहन को तो सिंगुलर रखा, लेकिन हिंदी में भी हमने क्या, जा रहे हैं, तो इंग्लिश में भी सेम चीज यूज करो, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है। नॉट ओनली द किंग बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर, ना केवल किंग बट उसके मिनिस्टर्स भी फूल्स है, तो मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पर वो क्या होंगे, मिनिस्टर्स हो जाएंगे प्लूरल, और प्लूरल को ही वर्ब डोमिनेट कर मतलब वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब में हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को यूज करेंगे। ये आंसर्स है हमारे सेंटेंसेस के। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल सेंस में ही यूज होते हैं और इसीलिए उनकी जो वर्ब होती है वो प्लूरल ही होती है। जैसे एल्म्स, भिक्षा जिसको हम बोलते हैं, जीन्स, अमेंड्स, सिजर्स, शूज, पैंट्स, क्लिपर्स, ट्वीजर्स, टोंग्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा ही एस लगा रहता है। सिजर कोई वर्ड नहीं होता है, सिजर्स होते हैं भाई, दो तरफ से चलती है कैंची, ठीक है। उसी तरह जो हमारे पास टोंग्स होते हैं, चिमटा जो हम यूज़ करते हैं, दो तरफ से चलता है, सिंगल एक तरफ से थोड़ी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह क्लिपर्स, जो पेपर क्लिपर्स आते हैं, दो तरफ से यूज़ होते हैं। तो जो चीज़ें पैंट पहनते हैं तो ऐसा थोड़ी है एक ही पैर में पहन के बस चले जाते हैं, तो दोनों पैर में डालते हैं। ट्राउज़र्स, पैंट्स, ये सारी चीज़ें, जीन्स, ये सारी चीज़ें एस के साथ यूज़ होती हैं। और जब हम के साथ पेयर नहीं लगाते, पेयर वर्ड यूज़ नहीं करते, नाउन फ्रेज का यूज़ नहीं करते, तो हम इनको हमेशा प्लूरल में रखते हैं और इनकी वर्ब भी हमेशा बच्चों प्लूरल होती है। तो सिजर्स वर केप्ट इन द ड्रॉर होगा, एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। बस इधर ये ध्यान रखना, वहाँ पर हम अभी तक इजार का कर रहे थे यूज़, यहाँ पर मैंने आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना सिखाया है, वॉज और वर। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म्स है, लेकिन ये सिंगुलर के साथ यूज़ होती है और ये प्लूरल के साथ यूज़ होती है, और ये अभी हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रही है। तो सिजर डैश केप्ट इन द ड्रॉर, तो सिजर्स वर केप्ट इन द ड्रॉर हो जाएगा। एल्म्स वर गिवन टू द बेगर, वेयर डैश योर बिलोंगिंग्स, तो बिलोंगिंग्स, तो वेयर आर योर बिलोंगिंग्स। योर बाइनोक्यूलर्स डैश स्मार्ट, बाइनोक्यूलर्स, आपको बाइनोक्यूलर से पता चल रहा है कि दो चश्मों की बात हो रही है, तो ग्लासेस दो साइड के ही होते हैं, एक का तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है एक खाली रखा है आपने और एक रखा मतलब लगाया हुआ है पायरेट्स की तरह, ऐसा तो नहीं है। तो बाइनोक्यूलर्स क्योंकि दो ही चलते हैं इसीलिए हम यहाँ पर लुक का यूज़ करेंगे। योर बाइनोक्यूलर्स लुक स्मार्ट। उसके बाद अगर इन्हीं प्लूरल नाउन्स के साथ अ पेयर ऑफ लग जाए, अ पेयर ऑफ लग जाए यानी कि अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो हम वहाँ पर फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने लगते हैं। अ पेयर ऑफ सिजर्स वर परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो जब हमने बोला अ पेयर ऑफ यानी कि हमने उसका एक ही जोड़ी बताया, और जब हमने सिर्फ जीन्स लिखा या सिजर्स लिखा तो जीन्स में हम ऑटोमेटिकली ये पहचान पा रहे हैं कि वो प्लूरल साउंड कर रहा है, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लग जाने से, अ लग जाने से, मेनली आप ये देखिए यहाँ पे अ लग जाने से ये वन बन जा रहा है, और यहाँ पर एस आने से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्लूरल ही है, क्योंकि अगर स्लीव्स की भी बात करते हैं तो हम दोनों आर्म्स में
डालते हैं, जीन्स की बात करते हैं दोनों लेग्स में डालते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सब प्लूरल फॉर्म यूज करी है, और यहाँ पर क्योंकि अ है, वन डिफाइन कर रहा है, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म यूज करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आंसर्स हैं इसके। और अब जाते हैं रूल 10 पे कि जो सब्जेक्ट्स हैं जो एस से ख़त्म हो रहे हैं, अभी हमने एस से ख़त्म करे और उनको प्लूरल बताया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स बच्चों ऐसे भी हैं जो एस से ख़त्म तो होंगे और हमें लगेगा भी कि ये प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। देखो जैसे न्यूज़, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, बिलियर्ड्स, रिकेट्स, मम्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर एस से भी ख़त्म होंगे तो भी इनका सिग्निफिकेंस कभी भी प्लूरल सेंस में नहीं लिया जाएगा। अब मैथमेटिक्स है, एक सब्जेक्ट है, क्या आप सब्जेक्ट को प्लूरल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना, आपने मैथमेटिक्स बोला यानी आप एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे लिखा है बिलियर्ड्स डैश एन इंटरेस्टिंग गेम, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, बोर्ड गेम का नाम है, क्या वो प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो नाम है। जैसे अभी अभी मैंने आपको दिया था जेम्स, एक इंसान का नाम है ना, भले ही वो एस पे ख़त्म हो रहा है बट वो एक इंसान का तो नाम है ना। इसी तरह से अगर गेम का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, क्या बोलते हैं डिजीजेस का नाम है, तो भी हम उनके आगे एस लगने पर उनको प्लूरल कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका अगर हम आंसर निकालने लगेंगे तो बिलियर्ड्स, क्योंकि एक ही गेम का नाम है ना, इज एन इंटरेस्टिंग गेम, इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। मान लो इसकी जगह चेस होता, ये भी तो एस से एंड हो रहा है, तो क्या इसके आगे आर लगा देते? नहीं लगाते। मैथमेटिक्स डैश और डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सॉरी, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स की एक और मैं आपको खासियत बताऊंगी अभी जब ये खत्म हो जाएगा। रिकेट्स डैश हेरिडिटरी डिजीज, रिकेट्स जिसमें हमारी बोन्स जो होती हैं वो क्या बोलते हैं डिसेबल्ड होती हैं या ट्विस्टेड होती हैं, तो रिकेट्स इज अ हेरिडिटरी डिजीज, क्योंकि वो डिजीज का नाम है बच्चों। द न्यूज अबाउट अबडक्टिंग डैश गॉन वायरल, अब न्यूज जो है ना वो सबसे पहले तो ये समझिए कि अनकाउंटेबल है, चाहे आप एक पीस ऑफ न्यूज़ लाएं, 2 लाएं, 4 लाएं, अगर आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं उसको पीस ऑफ न्यूज़ बोल रहे हैं तो अ पीस ऑफ चलेगा, बट न्यूज़ इज नेवर काउंटेबल, इट्स ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो जब मेरे पास कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है तो वो प्लूरल तो हो ही नहीं सकती। क्या वाटर को प्लूरल कंसिडर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, इट्स मेजरेबल बट इट्स नॉट न्यूमरिफाइड। तो इसीलिए अगर हम न्यूज़ को भी न्यूमरिफाई नहीं कर पा रहे तो हम इज बोलेंगे। अब क्या बात थी जो मुझे मैथ्स के बारे में आपको बतानी है। मैथ्स में अगर या सब्जेक्ट्स की अगर मैं बेसिक बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर मैथ्स के आगे हिज लगा देती, मान लो हिज मैथमेटिक्स इज वीक, मान लो ये लिखा मैंने स्टेटमेंट, तो यहाँ पर फिर इज आता क्या? यहाँ पर इज नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता ये भी समझ लो। फिर यहाँ आर आता, क्योंकि मैथमेटिक्स के आगे लगाया मैंने डिटर्मिनर। वापस से देखिए डिटर्मिनर का रोल कितना बड़ा होता है। मैथमेटिक्स के आगे हिज लगाते ही मैथमेटिक का मीनिंग चेंज हो गया। मैथमेटिक का मीनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट से हट के कैलकुलेशंस हो गया कि उसकी कैलकुलेशंस वीक है और इसीलिए वो अपने सब्जेक्ट को कर नहीं पा रहा, इसीलिए उसके लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। अब मैंने अगर यहाँ पर हिज नहीं लगाया होता और मैथमेटिक्स डायरेक्टली लिखा होता तो यहाँ पर मेरा जो स्टेटमेंट था इज के साथ बिल्कुल सही था। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों मैं आपको। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट डैश डिस्कस्ड इन द मीटिंग। See here for once, the economics of this project dash discussed in the meeting. इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स
मीटिंग में डिस्कस की गई थी। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स वैसे तो होता है एक सब्जेक्ट, अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखती तो होता वो सब्जेक्ट, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स के आगे लगाया द, और द से ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से चेंज होकर बन गया मार्केट का पूरा फॉर्म, यानी मार्केट का डेटा, मार्केट का फाइनेंस, मार्केट का सर्वे। तो यहाँ से मैंने कितना पैसा लगेगा उस प्रोजेक्ट में, कितना आउटकम निकलेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या एलोकेशंस चाहिए रहेंगे, ये सब फिगर आउट किया गया। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स किस में हो गया? प्लूरल सेंस में। अगर इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स बिना द के यूज होता तो ये एक सब्जेक्ट रहता, जैसे इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज लगाती क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है। उसी तरह स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्ट मी, मेरा इंटरेस्ट लेके जाता है, तो मैं उसको सिंगुलर सेंस में इंटरेस्ट के फॉर्म में यूज करती, लेकिन इकोनॉमिक्स यहाँ पर द लगते ही प्लूरल लग गया। और उसी के बाद वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। ओके, और अगर मैं ऐसे बोल देती माई इकोनॉमिक्स डैश एक्सेलेंट, तो माई इकोनॉमिक्स आर एक्सेलेंट, यानी जो भी मेरा सर्वे या जो भी मेरा डेटा कलेक्शन, जो भी एनालिसिस वाला मेरा पार्ट है, डेटा एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। तो वहाँ पर माई, अगर मैं द की जगह माई भी लगा दूँ तो भी फिर ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो बस आपने ये समझना है, इसके आगे अगर हम कोई भी डिटर्मिनर लगा रहे हैं यानी इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, फिर ये सब्जेक्ट नहीं रह रहा, फिर ये अपने अलग मीनिंग में जा रहा है और उस मीनिंग में ये प्लूरल ही रहेगा, और इसीलिए ये यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही लेगा। उसके बाद हम वापस से जाते हैं अपने पीछे वाले पेज पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। रूल 11 हमसे बोल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिए जाते हैं और इसीलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है बच्चों। जैसे सीनरी, आप कश्मीर चले जाओ, आप किसी भी वैली में चले जाओ, आप किसी भी सुंदर सी जगह पे चले जाओ, मैं कह रही हूँ, क्या आप वहाँ की सीनरी को देखकर ये बोल सकते हो कि यार मैंने बहुत ही सुंदर सीनरीज देखी? आप ये बोलोगे ना मैंने बहुत सुंदर नज़ारा देखा। ठीक है, नज़ारे थोड़ी हो जाता है, ठीक है, आप अलग अलग टाइम पर देख पा रहे हो, लेकिन नज़ारा तो वही है ना, क्योंकि वो चीज़ें तो वहीं पर ही है ना। आपने अपना टाइम, आपने अपनी जगह चेंज करी है, तो सीनरी तो वही है ना, वो व्यू तो वही है, आप वहाँ पे कब गए हो वो आप पे डिपेंड है ना। तो सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मनी, हेयर। अच्छा, बहुत सारी बार मैंने ये सुना भी है और देखा भी है कि बच्चे लिख देते हेयर्स। व्हाट इज हेयर्स? भाई हेयर इज अनकाउंटेबल और इसीलिए वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, हेयर होता है हमेशा। वर्क, काम कभी भी गिनती में नहीं आता, आप काउंट नहीं कर सकते हो कितना काम है आपके पास। मैम हैज़ गिवन मी 2 होमवर्क, नहीं, होमवर्क इन 2 सब्जेक्ट्स बोल सकते हो। 2 होमवर्क क्या होता है? ट्रैफिक, बिजनेस, वेदर, लगेज। लगेज के आर्टिकल्स काउंट हो सकते हैं, कितने बैग, कितने सूटकेसेस हैं वो काउंट हो सकते हैं, लगेज काउंट नहीं होता है। जस्टिस एटसेट्रा। इसीलिए आप जब एयरपोर्ट पे भी जाते हो ना तो लगेज का वेट किया जाता है, ऐसे काउंट करके थोड़ी भेजा जाता है कि इतने बैग्स हैं, आपका वे किया जाता है और वो वे के अकॉर्डिंग ही आपने पे करना होता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर्स फिल कर लेंगे। अब ये तो हमने देख ही लिया कि भाई ये सब सिंगुलर है तो फिर इसके, ये सब सिंगुलर है तो फिर इसके आंसर्स भी सिंगुलर होंगे। भाई जो सीनरी है वो इसमें आएगी। फर्नीचर, अब क्योंकि फर्नीचर ना सिर्फ एक पीस ऑफ वुड नहीं होता, घर में टेबल है, टेबल इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, टेबल के साथ बेड भी होगा, चेयर भी होगा, टेबल भी होगा, आपका वार्डरोब भी होगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो बनी हुई हैं, इधर इट्स मॉडिफाइड इनसाइड योर हाउस और इट इज़ नॉट, या फिर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है, वो सारी की सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। ठीक है, और फर्नीचर जो होता है बच्चों वो अनकाउंटेबल ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसके लिए ही हम वॉज लगाएंगे। नॉलेज अनकाउंटेबल होती है, किसके पास कितना ज्ञान है उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑल द मनी, मनी इज काउंटेबल, ये मैंने आपको डिटर्मिनर्स में भी पढ़ाया था, याद करिए कि मनी अनकाउंटेबल होता है, करेंसी काउंटेबल होती है। ठीक है, इसीलिए मनी के साथ मच लगा रहे थे। सो ऑल द मनी वॉज ट्रांसफर्ड टू देयर अकाउंट। ठीक है, नाउ दीज आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल नाउ। तो बोल रहे हैं नेक्स्ट रूल में हमें प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ना वो सिंगुलर और प्लूरल हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर वो प्रॉपर नाउन है। मेरा नाम अगर एस पे खत्म हो रहा है लेकिन वो नाम है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो आप उसके साथ आर नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो नाम है। जैसे जेम्स अभी अभी लिख कर दिया मैंने आपको, चार्लीज अगर मैंने अभी अभी लिख कर दिया, ठीक है, चार्ली नहीं चार्लीज अगर मैंने अभी आपको लिख कर दिया, तो हमेशा उनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। चाहे उसका नाम कितना ही एस पे खत्म हो जाए, प्लूरल दिखने लगे, हमें उसको नहीं प्लूरल मानना है, कंसिडर ही नहीं करना है। द सोवियत यूनियन, अब आपको लगेगा कि ये यूनियन है तो मतलब एक ग्रुप का नाम होगा तो ये प्लूरल होना चाहिए, नहीं। वॉज नॉट ईजिली डिसइंटीग्रेटेड। द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स में ऐसा आ रहा है, यूनाइटेड है तो बहुत सारे होंगे, नहीं, एक जगह का नाम है, हमें बस वही कंसिडर करना है और इस लगा देना है। द अरेबियन नाइट्स, बच्चों बुक का नाम है, नाइट्स है, भले ही एस पे खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इज एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर किड्स। द फिलीपींस, एक ही जगह का नाम है ना, भले ही एस या ई एस से खत्म हो रहा है, ठीक है। द हेब्राइड्स डैश टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जगह का नाम है, भले एस ई एस से खत्म हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें उससे। टू स्टेट्स, मूवी भी है, नॉवल भी है, अब भले ही वो एस में खत्म हो रहा है लेकिन एक ही चीज़ का नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जो एस में भी खत्म हो, ई एस में भी खत्म हो, आई एस में भी खत्म हो, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है, वो किसी चीज़ का नाम है, वो मूवी का नाम है, वो बुक का नाम है, जगह का नाम है, किसी क्रीचर का नाम है, आपने उसको कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ नहीं लिखना। वर्ब हमेशा नाउन देखकर आती है, सब्जेक्ट देखकर आती है, सब्जेक्ट का पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर देखकर आती है, उसके लेटर्स देखकर नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 12। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये आंसर्स हैं इसके जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये हम अभी तक भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं, जैसे जस्टिस आया था बीच में, इंफॉर्मेशन आया था, न्यूज़ आया था, ये सब अनकाउंटेबल थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख सकते या छू सकते नहीं है बट फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस, सैडनेस, क्लमजीनेस, तो ये इमोशंस ना आप फील कर पा रहे हो। एंग्जाइटी, पेपरों से पहले होने वाली दिल में धक धक होना, तो ये देख नहीं पा रहे हो आप बट ये फील कर पा रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिनको अपन टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन हम उनको डेफिनेटली फील कर पाते हैं। सो ऑनेस्टी, अगर कौन आपसे ऑनेस्ट है कौन आपसे नहीं है, ये आप महसूस कर पाओगे, देख थोड़ी पाओगे। बंदा सामने से चल के आ रहा है, उसके फेस पे थोड़ी लिखा दिखेगा ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और ये हमें दिखती नहीं है या ये हम छूते नहीं है बट ये हमें फील हो जाती है। तो इन सारे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और अनकाउंटेबल, जो हम गिनती नहीं करते, जिनको हम न्यूमरीफाई नहीं करते हैं, नंबर्स में नहीं डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बन सकता ना। अगर मैं बोलूँगी हैप्पीनेस, तो क्या आप मेरी हैप्पीनेस काउंट कर सकते हो? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कितनी? 3 क्या? कुछ नहीं। हम बोल सकते हैं 3 गुना, कल से 3 गुना। तो इट इज़ मेजरेबल कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन इट कैन नॉट बी न्यूमरीफाइड। तो वट एवर आई कैन नॉट न्यूमरीफाई कैन नॉट बी प्लूरल, कैन नॉट बी लाइक मेड टू प्लूरल। और जिसको भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, उन किसी के साथ भी हम प्लूरल वर्ब कैसे लगा सकते हैं? तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। विजडम यानी समझदारी, डैश विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ आती है ना कि आते हैं, तो इट कम्स विद विजडम। हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती है। काइंडनेस मेक्स अ बिग डिफरेंस, किसी के साथ अगर हम दया भावना दिखाते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, उसकी लाइफ में भी, हमारी खुशियों में भी। लगेज, जैसे मैंने आपको बोला इट इज़ अनकाउंटेबल, तो लगेज इज बीइंग लोडेड ऑन टू द बस। फर्नीचर इज अरेंज्ड नीटली इन द रूम, क्योंकि फर्नीचर में सिर्फ एक बेड नहीं है, सारी चीज़ें मिलकर फर्नीचर बनाती हैं, ठीक है। वेदर इट्स द डाइनिंग टेबल, इट्स द सोफा सेट, इट्स द बेड और द दीवान, वट एवर इट इज़ देयर, the shelves or wardrobes, whatever there is in the house, they all together make furniture. तो furniture uncountable ही होता है बच्चों, okay? So this was rule 13. Now we move on to the next one, rule 14.
sentences that start with either of, each of, neither of will be followed by a plural subject and will take a singular verb. अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अपन ने अभी अभी either और, neither और, not only but also वाला रूल किया बच्चों, तो उसी तरह से either और neither इनका तो मतलब आपको स्पेसिफिकली पता है. either मतलब one of the two, neither मतलब none of the two. तो दोनों में से या तो सब्जेक्ट एक होगा या तो सब्जेक्ट जीरो होगा, और जब सब्जेक्ट एक या जीरो है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी. तो इसमें तो सोचना ही नहीं है. अच्छा, और ईच और एवरी आ जाए, एवरी ऑफ यू तो आता नहीं है, एवरी बडी आ जाता है, एवरी वन आ जाता है, एवरी गर्ल आ जाता है, तो उसके साथ तो है ही सिंगुलर सब्जेक्ट. तो अगर यहाँ पर आ रहा है ईच ऑफ यू यानी तुम में से हर कोई, तो वहाँ पर भी हमारा जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर, क्योंकि ईच को बोला जा रहा है ना, हर एक को बोला जा रहा है ना, आप में से इंडिविजुअली बोला जा रहा है, इसीलिए हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो जैसे हमने ईदर ऑफ नीदर ऑफ वाला रूल पढ़ा था, ईच और एवरी में भी हम यही करते थे. तो एवरी के साथ ऑफ तो कभी लगता नहीं है, तो एवरी के साथ सिंगुलर ही सब्जेक्ट आता है. तो ईच ऑफ यू इज कमिंग विद मी, तुम में से हर कोई मेरे साथ आ रहा है. ठीक है, आ रहा है, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, इज कमिंग विद मी, आंसर आ गया. ईदर ऑफ देम यानी ए और बी दोनों में से कोई एक, काम तो एक ही कर रहा है. ईदर ऑफ देम डैश टू हेल्पर, हैज टू हेल्पर, दोनों में से किसी एक को हेल्प करनी है, देख लो कौन करेगा. नीदर ऑफ यू डैश लिसनिंग टू मी, तुम दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, जीरो, और फिर यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या बचेगी, इज. देयर आर 2 rooms in this hotel and dash ventilated and either dash ventilated, यानी 2 रूम्स है होटल में और दोनों में से कोई एक ही वेंटिलेटेड है, तो ईदर इज वेंटिलेटेड, दोनों में से एक वेंटिलेटेड है. अब ये नहीं पता कौन सा वाला वेंटिलेटेड है. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ईच एवरी ईदर नीदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब. बात यहाँ पर यही है, बस यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में क्या लगाया, ऑफ, और ऑफ के बाद यहाँ पर वर्ब प्लूरल भी आ सकती है. यहाँ पर ऑफ नहीं है और वर्ब सब्जेक्ट है सिंगुलर और वर्ब भी आएगी सिंगुलर. तो बोल रहे हैं ईदर आंसर इज करेक्ट, यानी 2 ऑप्शन है मेरे पास, ए या बी, या तो ए सही है बी गलत है, या तो ए गलत है बी सही है. तो है तो दोनों में से एक ही ना, बस इसमें ऑफ लग रहा है बच्चों, इतना ही डिफरेंस है, इसमें ऑफ लग रहा है, इसमें ऑफ नहीं लग रहा है. बाकी वहां पर भी सिंगुलर था, यहाँ पर भी सिंगुलर ही है. ईदर चाइल्ड डैश फीलिंग वेल, तो ईदर चाइल्ड दोनों में से कोई भी फील नहीं कर रहा है अच्छा, यानी दोनों हमारे पास सब्जेक्ट ही जीरो हो गया, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, इज. नीदर चाइल्ड इज फीलिंग वेल, दोनों में से कोई भी सही फील नहीं कर रहा है. ईच चाइल्ड डैश एक्सीलेंट इन इट्स ओन वे, हर बच्चा अपने आप में ही एक्सीलेंट होता है, अपने तरीके से ही अपने किसी खूबी में वो एक्सेल कर जाता है. तो ईच चाइल्ड इज एक्सीलेंट इन हिज ओन वे. एवरी गर्ल डैश हर ओन इनसिक्योरिटीज, हर लड़की में अपनी इनसिक्योरिटीज होती है, तो हैज़. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों जगह ये देखा कि जब भी आप बस एक ही फंडा लेकर चलिए, ईच एवरी ईदर नीदर, इनके साथ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए, इसमें हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर ही भरनी है, और ऑफ के साथ हम एवरी कभी भी यूज नहीं करते हैं. ठीक है, उसके बाद these are the answers. Then plural noun referring to distance, weight, amount of money, time, parts represent a single figure or quantity is treated as a singular subject and is therefore used with a singular verb. इतनी बड़ी लाइन में बस यही बोलना चाहा है, कोई भी अनकाउंटेबल चीज़ हो, टाइम, मनी, क्वांटिटी, वे किसी चीज़ का, पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, 1/4 ऑफ अ बुक, 20% of something, 3 hours, 500 रुपीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूमरिफाइड नहीं है, जिसके पीछे कोई मेजरिंग क्वांटिटी या कैपेसिटी लिखी हुई है, जिसको हम सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें कोई ना कोई मेजरिंग क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे सारे ही डिजिट्स या ऐसे सारे ही फिगर्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है. For example, I say 100% of my class is intelligent.
तो मैंने क्या बोला, 100% लगाया, ऑफ माई क्लास इज इंटेलिजेंट लगाया, क्योंकि मैंने एक परसेंट यूज करा कि मेरी क्लास 100% इंटेलिजेंट है, मेरी क्लास 100% केपेबल है कि वो ये काम कर ले, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला 50 किलोमीटर्स, 50 के साथ मुझे किलोमीटर्स लगाना पड़ा, ये अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब भी अनकाउंटेबल हो जाएगी, और वो भी हम इसके फॉर्म में यानी सिंगुलर के फॉर्म में लगाएंगे। सो 50 किलोमीटर्स is the long distance to walk, 2000 rupees dash not a small sum, 2000 रुपए कम नहीं होते, आए दिन सुनते हो अपनी मम्मी से। Tons of rice dash sold here yesterday, tons of rice यहाँ पर बिके हैं, यानी कल यहाँ पर हमने राइस तो बताया लेकिन with its measuring quantity, right? So यहाँ पर भी हम was का यूज करेंगे। 2/3 of this book dash अनइंटरेस्टिंग, यानी एक ही बुक है, आई हैव ओनली वन बुक एंड उसमें से भी आई एम कटिंग इट डाउन टू अ सर्टेन पार्ट। 2/3 ऑफ दिस बुक, यानी इस बुक का एक हिस्सा जो है वो अनइंटरेस्टिंग है, तो बुक तो एक ही है ना, एंड आई हैव कट इट डाउन टू अ सर्टेन पार्ट, देयरफॉर आई विल बी यूजिंग इज टू जस्टिफाई द वर्ब, द सब्जेक्ट। 4 hours dash a long time to wait for someone, 4 घंटे किसी का वेट करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। आई नीड टू पुट आवर्स अलॉन्ग विद 4, तो अगर मैं सिर्फ 4 से किसी चीज़ को डिनोट कर पा रही होती तो यहाँ पर वो न्यूमरिफाइड हो जाता, बट नाउ आई से 4 hours, 4 घंटे किसी का इंतज़ार करने के लिए काफ़ी लंबा समय है, लंबे समय नहीं है, लंबा समय है। सो वी से इज, 4 hours is a long time to wait for someone. Okay, now these are the answers to these, and now we'll be moving to the next rule. Now this rule says these two rules are interconnected, just they have a small fight between them. The fight is collective noun. Collective noun क्या होते हैं, जैसे बचपन में पढ़ते थे, flight of stairs, a herd of elephants, yes, a family of members. तो जब हम बहुत सारे लोगों को सेम कैटेगरी के अंडर प्लेस कर देते हैं तो हम उसका एक नाम रख देते हैं। जैसे सारे प्यारे बच्चों को एक ही क्लास में बिठा दिया जाए, एक ही रूम में बिठा दिया जाए, सारे अच्छे बच्चों को एक ही रूम में बिठा दिया जाए और उसको हम नाम रख दें क्लास। तो हमने क्या करा, एक ग्रुप को एक जगह पे बिठाया, उसको एक साथ जोड़ा और उसका नाम रख दिया, राइट। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स अगर आपस में अग्री कर रहे हैं, अगर आपस में यूनानिमस हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक ही वर्ब रख दो। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के आपस में ही लड़ाई हो गई है, दे आर लाइक बहुत मनमुटाव हो गए हैं, दे आर नॉट लाइक यूनानिमस एनी मोर, यूनानिमस इन देयर डिसीजंस, तो वो फिर बिखर गया है मामला, और जहाँ बिखर गया है वहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो सिंपलेस्ट थॉट अपने दिमाग में रखो कि एक टीम है, टीम इंडिया है, जुड़ी हुई है, एक साथ खेल रही है और सबका एक ही गोल है कि ये ट्रॉफी जीत के घर ले जानी है। यूनानिमस है गोल, सबके इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ दो, सबके जो टीम गोल्स हैं, जो हम बोले ऑर्गेनाइजेशनल या फिर जो हम बोले कंबाइंड गोल्स है, वो सेम है कि ये ट्रॉफी घर लेकर जानी है। यस, तो वो क्या करेंगे, साथ में खेलेंगे, उनके जितने भी आइडियाज़ होंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी वो एक साथ होंगी और अलाइंड होंगी। तो जब हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारे डिसीजंस यूनानिमस होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं क्योंकि गोल सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हम टूट जाते हैं, बीच में ही बिखर जाते हैं और बट जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से एडजॉइन नहीं है, फिर हम एक दूसरे के डिसीजन से टूट जाते हैं, फिर हम चाह कर भी दूसरे वाले का साथ नहीं देते। तो फर्स्ट वाले में यही हुआ है, द टीम डैश प्लेइंग वेल, टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, ठीक है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है, वो बटी हुई नहीं है। तो द टीम इज प्लेइंग वेल। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखो, द टीम डैश फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स। नाउ व्हाट हैपेंड हियर वाज देयर वाज सम डिस्प्यूट एंड द टीम सडनली ब्लोड ऑफ।
वो अचानक से आपस में ही लड़ाई करने लग गए और वो सच में मतलब एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। तो जब यहाँ पर टीम जो है वो बट गई है ना, आपस में ही उनका लड़ाई होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे आर, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। अब और यहाँ पे देखो बिटवीन भी लिखा, अमंग्स लिखा है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखो, द ज्यूरी डैश यूनानिमस इन देयर डिसीजन। जो ज्यूरी थी यानी जो जजेस थे वो यूनानिमस थे, सबका कंबाइंड जजमेंट एक ही था। तो जब यूनानिमस था तो द ज्यूरी वॉज यूनानिमस। अब इसी का कॉन्ट्रास्ट देखो, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जजेस थे लेकिन सबका अलग अलग जजमेंट था, कोई यूनानिमस ही नहीं था, किसी का सेम जजमेंट ही नहीं निकल रहा था। तो जब बट गए, जब डिवाइडेड हो गए, तो हमारा आंसर भी डिवाइड हो जाना चाहिए और प्लूरल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट था। बाकी के देख लो, द कमिटी डैश अ लाइफ ऑफ डिसेप्शन। तो लिव या लिव्स, क्योंकि कमिटी बोल रहे हैं ना, एक ही मतलब ग्रुप तो एक ही है ना, और वो सब एक ही काम कर रहे हैं, डिसेप्शन वाला लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो लिव्स। उसके बाद द क्लास डैश इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस, यानी पूरी की पूरी क्लास अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रही है, यानी यूनानिमस है अपने एफर्ट्स में, यूनानिमस है अपने डिसीजंस में और अलाइंड है अपने सक्सेस, अपने टास्क की तरफ। तो जब सब एक साथ काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे इज। ठीक है, एक और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कम इन द क्लास एंड मैंने आप लोगों को बोला ओके टुडे वी विल बी लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और आप सब तैयार हो जाते हो कि ठीक है ओके वी लर्न सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और उसी अग्रीमेंट को मतलब लर्न करने के लिए पूरी क्लास एक साथ यूनानिमस है, जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या बोला, टुडे द क्लास विल लर्न सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो क्लास यहाँ पर जुड़ी हुई है, द क्लास इज लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंड वेयर आज सम डे आई कम इन टू द क्लास एंड आई टेल यू दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए एंड स्टार्ट डूइंग योर ओन वर्क। तो आप लोग ने क्या करा, आप लोग ने अपना अपना वर्क चूज कर लिया। अब सब कोई भी यूनानिमस नहीं है अपने काम में, अपने टास्क को लेकर, सब अलग अलग, कोई साइंस पढ़ रहा होगा, कोई मैथ्स पढ़ रहा होगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोई बायोलॉजी पढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा वर्क जो है वो सेग्रीगेट हो गया, और जब हमारा वर्क सेग्रीगेट हो गया तो हमारा यहाँ पर गोल या हमारा यहाँ पर टास्क सेम नहीं रहा। तो मैं क्या बोलूँगी, द क्लास वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो सब अपने अपने, सब ने अपने अपने पार्टनर्स, अपने अपने फ्रेंड्स चूज कर लिए अपना अपना काम करने के लिए। सो द क्लास वर डूइंग देयर ओन वर्क। ओके, द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर वर्क। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब एक साथ काम कर रहे हैं तो इज, और जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो आर। ठीक है, उसके बाद अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल बच्चों जो हमें याद रखने हैं, और इनके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो मैं आपको यहीं पर ही लिख कर दूंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में देखे गए हैं तो मैंने इनको यहाँ पर फ्रेम कर दिया है। अच्छा, और ये डायरेक्टली सेंटेंसेस नहीं है, ये कुछ स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चंस निकाले हैं, और इन्हीं के साथ हम इनको सही करते हुए इनके रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है, इफ़ आई वॉज द PM आई वुड work wonders. Not criticizing anybody or anything, please. If I was the PM, अगर मैं PM होती, I would work wonders. अब ये समझिएगा कि मेरे को यहाँ पर बोला गया है इस पूरे सेंटेंस में सपोज करने के लिए, यानी मान लीजिए ऐसा बोला गया है। तो जब भी हमारे पास सपोजिशन का केस आता है, जब भी हमारे पास सपोजिशन का केस आएगा, उस केस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैम यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म ही तो यूज करा है, क्या गलत है इसमें, राइट? लेकिन ये ध्यान रखिए, जब हमारे पास चॉइस होती है वॉज और वर की, तो हम हमेशा वर को चूज करते हैं। भले ही वो कोई भी पर्सन आए, किसी भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके साथ हम हमेशा वर का ही यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर देती हूँ, इफ आई न्यू योर नंबर भी छोड़ो, मैं तो बोल रही हूँ इफ आई न्यू योर एड्रेस आई वुड विजिट यू। क्या
अगर मुझे तुम्हारा एड्रेस पता होता तब ना मैं तुम्हें विजिट करती। तो सपोजिशन का केस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफ आई न्यू योर नंबर। सपोज मुझे तुम्हारा एड्रेस, सॉरी नंबर नहीं, मुझे तुम्हारा एड्रेस पता है, तब मैं तुम्हें विजिट करूंगी। अगर मैं पीएम बनी, अगर मैं पीएम होती तो मैं बहुत अच्छे काम करती या बहुत ही वंडरफुल प्रोजेक्ट्स लाती। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस कि अगर सपोजिशन का केस है तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करिए, और वॉज वर में ऑप्शन आए तो हमेशा वर का यूज होगा, चाहे कोई भी पर्सन आए। उसके बाद बोला है माई लास्ट होप आर यू। अब ये चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना वो लास्ट होप है, ना कि यू है। तो मैंने यहाँ आर जो है वो यू के अकॉर्डिंग क्यों लगा दिया? भाई मेरा जो सब्जेक्ट है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है माई लास्ट होप। तो होप तो सिंगुलर है ना, हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अगर हम एक तरह से बोले तो। आर तो यू के अकॉर्डिंग आया है, तो होप के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। इनके साथ हमें ये ध्यान रखना है कि नथिंग बट ट्रीज वॉज देयर। नथिंग बट को अलग कर दो, नथिंग बट एक अलग फ्रेज हो गया। हमें ध्यान किस पर देना है, ट्रीज, और ट्रीज क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा, नथिंग बट ट्रीज वर देयर, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ ही थे वहां। इट इज आई हु हैज पेंटेड दिस ब्यूटिफुल वॉल। अब इट इज आई नाउन फ्रेज आया हमारे पास। अब यहाँ पर भाई रिलेटिव जो प्रोनाउन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इस रिलेटिव ने क्या करा, इस रिलेटिव ने हैज़ की जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई आई है तो आई के साथ हैज़ तो आता ही नहीं है ना। अगर कोई काम मैंने करा है तो क्या बोलूँगी मैं, आई हैव डन दिस, ना कि आई हैज़ डन दिस। तो अगर मैंने कोई काम करा है तो यहाँ पर हु हैज़ थोड़ी आना चाहिए, इट इज़ आई हु हैव डन दिस होना चाहिए, ठीक है। तो जब रिलेटिव्स बीच में जोड़ेंगे दो सेंटेंसेस को तो भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन से प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, इट की थोड़ी बात कर रहे थे, आई की बात कर रहे थे। उसके बाद बोल रहे एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। ब्रिंग्स नहीं आएगा, ब्रिंग आएगा। ये वो सेम रूल है जहाँ पर जैसे हमने स्लो एंड स्टेडी देखा था, तो स्लो एंड स्टेडी का आइडिया सेम था। कई बार ऐसा होता है, ये मान लिया जाता है कि एज और एक्सपीरियंस सेम चीज़ें हैं, नहीं, वो सेम चीज़ें नहीं है। एज इज़ डिफरेंट, एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ जितना हमारा उम्र बढ़ रहा है उतना ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो एज और एक्सपीरियंस दो अलग चीज़ें हैं, और इसीलिए उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंग यूज़ करेंगे। ही इज़ वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु वॉज लेट। अब बात यहाँ ही की नहीं कर रहे। जब भी बच्चों हमारे पास नाउन फ्रेज वन ऑफ दोज के साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो ये ध्यान रखना होता है कि बात उसी सब्जेक्ट की हो रही है। वन ऑफ दोज अगर यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस में और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगी। तो ही इज़ वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु वर लेट। ये उनमें से, उन एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय है जो लेट आए हैं, ना कि लेट आया है, ठीक है। सो दीज वर सम मोर रूल्स जो हमें बहुत स्पेसिफिकली नहीं बट अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद Now there are these few words. इन वर्ड्स को आपने एज इट इज समझ लेना है कि few, a few, both, many, several, a large number of और a number of। ऐसे समझिए कि ये वो सारे वर्ड्स हैं जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्योंकि आप फ्यू यूज़ करो, ये सब काउंटेबल के साथ यूज़ होंगे। बोथ कभी वाटर के साथ थोड़ी हो सकता है, बोथ बॉटल्स ऑफ वाटर हो सकता है, राइट। तो ऐसे समझिए कि ये सब के सब जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। इनके साथ आएगा प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन का ही होगा प्लूरल वर्ब। Few students have completed the assignment. A few books are missing. Both players were playing. Many people enjoy. Several questions remain, ना कि remain, several क्योंकि अलग अलग होता है भले ही segregated हो.
अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स माइग्रेटेड, अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, अभी एक डिफ्रेंशिएशन में आएगा अ लार्ज नंबर ऑफ और नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। A number of applicants have applied for the job. A number of applicants का मतलब यहाँ पर किस सेंस में आता है? Many के सेंस में आता है, बहुत सारे। A number of applicants का मतलब many applicants have applied for this job. ठीक है, तो ये वो सारे हैं मतलब वर्ड्स हैं, डिटर्मिनर्स जिनको हम बोलेंगे, वो सारे डिटर्मिनर्स हैं जो यूज होते हैं प्लूरल नाउन के साथ और हमें देते हैं प्लूरल वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जब हम मॉडिफाई करेंगे तो वो प्लूरल वर्ब ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड्स है हमारे पास वो है मच, मोर, लिटिल, लेस और मैनी अ। सिर्फ मैनी अ छोड़ दीजिए, मैनी अ भी छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इसके साथ आएगी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि देखो मच, मोर, लिटिल, लेस, मोर दोनों के साथ आ सकता है, बट मच, लिटिल, लेस और मैनी अ इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आता है। तो ये आता है सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही इनकी वर्ब रहती है। मच वर्क हैज़ बीन डन ऑलरेडी, बहुत सारा काम हो गया है क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। मोर वाटर इज नीडेड, और पानी चाहिए। मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लब, यहाँ पर आर इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है। तो मैंने बोला था आपको सिर्फ मोर ऐसा होगा जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का गेम चलेगा। लिटिल टाइम, क्योंकि टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल, हमने डिटर्मिनर्स में पढ़ा था, फ्यू हमेशा काउंटेबल्स के लिए और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल्स के लिए। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा अनकाउंटेबल। तो लिटिल टाइम इज लेफ्ट। लेस शुगर, अब क्योंकि लेस जो है वो लिटिल का ही तो कंपैरेटिव फॉर्म है, तो लेस शुगर इज बेटर फॉर हेल्थ। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ, क्योंकि अ लग जाता है ना बच्चों यहाँ पर, तो जब अ लग जा रहा है तो वैसे ही हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमेशा, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम ज़्यादातर अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ करते हैं, सिर्फ मोर को छोड़ के, क्योंकि ये काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ, सॉरी नॉट अ नंबर ऑफ, ये वो वर्ड्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, बस हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है। सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो सकता है और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। जो मैंने आपको फर्स्ट वाला चार्ट दिखाया था वो सारा का सारा काउंटेबल नाउन के लिए था, जो सेकेंड वाला हमने किया लिटिल वाला वो सारा अनकाउंटेबल के लिए था, और ये दोनों के लिए है पूरा लाइक सोलली डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो अ गुड मैनी पीपल हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन, पीपल है ना, तो अगर परसेंटेज ऑफ पीपल बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। गुड मैनी का मतलब अच्छी भारी संख्या में, और पीपल तो वैसे भी प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आया। अ ग्रेट मैनी बुक्स प्लूरल है, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लेंटी ऑफ वाटर सिंगुलर है। अ लॉट ऑफ पीपल प्लूरल है, लॉट ऑफ वर्क सिंगुलर है। लॉट्स ऑफ एप्पल्स प्लूरल है, लॉट्स ऑफ नॉइस सिंगुलर है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीजिंग दिस ईयर। अब यहाँ पर मैंने आपको सिखाना है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में एक डिफरेंस। तो ये जानिए बच्चों, द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर संख्या, एक पर्टिकुलर नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ का मतलब है एक पर्टिकुलर फिगर, पर्टिकुलर फिगर यानी एक पर्टिकुलर नंबर। जैसे यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, यानी कि जितने अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या है, मान लो पिछले साल 2000 लोगों ने अप्लाई किया था, इस बार 3000 लोगों ने अप्लाई करा, तो ये जो एप्लीकेंट्स की संख्या है ये बढ़ रही है। 1000 संख्या जो है, 1000 फिगर मतलब 1000 का 1000 का जो फिगर है ना वो बढ़ गया है। तो ये पूरा वहाँ 1 से लेकर 1000 तक की काउंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1000 एक पर्टिकुलर फिगर है उसकी काउंट है कि ये नंबर बढ़ गया है और हर साल ये नंबर बढ़ रहा है। और यहाँ पर अ नंबर ऑफ का मतलब मैंने आपको वहाँ पर ही लिखकर बताया था, मैनी। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स
द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिस ईयर हैज इंक्रीज्ड, यानी जो संख्या है, जो नंबर है एक्सीडेंट्स का, वो बढ़ गया है, ठीक है। अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस मंथ, यानी कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस महीने रिपोर्ट किए गए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस महीने हुए हैं। तो अ नंबर ऑफ देता है मैनी का रेफरेंस, यानी मैनी का हम बोले इन्फेरेंस, और द नंबर ऑफ देता है एक पर्टिकुलर डिजिट का कि ये डिजिट जो है ये बड़ी है या कम हुई है एज कंपेयर टू। तो हम जहाँ पर द नंबर ऑफ यूज़ करें, आप समझ जाइए कि दो चीज़ों का कंपैरिजन है, दो डिजिट्स का कंपैरिजन है, और अ नंबर ऑफ जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मैनी का सेंस है, ठीक है। उसके बाद now these are some of the questions I have placed here। इनमें से कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स के हैं और कुछ PYQs के हैं। स्पॉट करना है एरर आपको इस सेंटेंस में और उसका सप्लाई मतलब करेक्शन बताना है। 2-3 मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ, उसके बाद सारे सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे अपनी सॉल्यूशन वीडियो में। The list of all the students who qualified for the final round are displayed on the school notice board। अब एक तो इतना बड़ा सेंटेंस है और ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में दिए जाते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए, भाई क्यों दिए जाएंगे। और तो बोल रहे हैं द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड। अब हम क्या करेंगे, हम फटाफट से स्टूडेंट्स को देख लेंगे, स्टूडेंट्स को पकड़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही कि ये तो कितना आसान था ना। लेकिन आप ये तो भूल ही गए ना कि आप लिस्ट की बात कर रहे हो, स्टूडेंट्स की बात थोड़ी कर रहे थे। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, यही हमारा करेक्शन है। Neither the principal nor the teachers was prepared for the sudden inspection। जहाँ पर भी नीदर और नॉर की बात करते हैं और एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है दूसरा प्लूरल होता है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल चलता है, यानी सेकेंड सब्जेक्ट डोमिनेंस रूल चलता है। तो सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर आना चाहिए था। यस, a number of enthusiastic participants has a number of। a number of देता है many का रेफरेंस, तो many में has कैसे आ सकता है, have आएगा। तो ये सारे बाकी के सेंटेंसेस आपने करने हैं, और भी सेंटेंसेस है, मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ उन सेंटेंसेस का। Now these are the remaining sentences। I would want कि आप ये सारे sentences को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और सॉल्यूशन वीडियोस में इन सभी के सॉल्यूशंस फाइंड कर लीजिए। इसमें से सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अभी अभी रूल्स में देखे हैं, ठीक है। So students, this was all for this video। Now we shall meet again in the next video on the very own and your channel that is High Profile। तो आप लोगों को उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और ना केवल अपने दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा बट उन्हें बताना भी होगा कि किस तरह से ये चैनल उन्हें भी बनाएगा हाई प्रोफाइल। आपका एकेडमिक कंटेंट तो होगा ही स्ट्रॉन्ग, उसके साथ आपकी जनरल नॉलेज, आपके पेरेंट्स की हेल्प के लिए पेरेंटल गाइडेंस, आपकी करियर काउंसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। And you will get all of this under one channel that is High Profile। Okay, so keep liking, keep shining and keep learning। Have a good day।